हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की क्लास आपकी होने वाली है हिंदी व्याकरण के उपसर्ग की। जैसा कि आप बच्चों देख पा रहे हैं, ये उपसर्ग क्या है बच्चों? उपसर्ग वो शब्दांश होता है जिससे एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है। बच्चों, यदि हम बात करें रचना के आधार पर, तो रचना एवं बनावट के आधार पर जो है होता है बच्चों, शब्द जो होते हैं ये होते हैं कौन से? रूढ़ शब्द। इसका दूसरा आता है यौगिक, और थर्ड की बात करते हैं बच्चों तो ये होता है योग रूढ़। ये जो रूढ़ शब्द है, क्योंकि उपसर्ग में हम नए शब्द बनाने वाले हैं, और ये जो नया शब्द आपका बनना है, तो उन शब्दों की यदि बात की जाए तो पहले हमें शब्द को समझना पड़ेगा, और रचना एवं बनावट के आधार पर जो आपके शब्द के भेद हैं वो रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है। यदि हम बात करते हैं रूढ़ शब्द की, तो रूढ़ शब्द होता क्या है? कहते हैं जिसका जन्म जो है ना सर, इसी रूप में हुआ है। रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसका जन्म इसी रूप में हुआ है। यदि इसकी परिभाषाओं को देखेंगे, बुक्स में लिखा होता है ऐसे शब्द जिसका खंडन नहीं हो सकता, खंडित करने पर वो अपने अर्थ को पूरी तरह स्किप कर देते हैं। तो वो परिभाषाएं की बात है, लेकिन आपको समझने के लिए ये जानना है कि रूढ़ शब्द वो शब्द है जिसका जन्म इसी रूप में हुआ हो। यौगिक वो शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। मेल से बनते हैं। और योग रूढ़ क्या होता है बच्चों? योग रूढ़ होता है जो अर्थ के आधार पर तो रूढ़ होता है, लेकिन जब इससे शब्द बनाते हैं तो बनने के आधार पर ये क्या बन जाता है? यौगिक। तो ऐसे शब्द जो होते हैं ये होते हैं योग रूढ़। तो ये आपका रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है। तो कहने का क्या अर्थ है कि रचना के आधार पर हमने इसे तीन फॉर्म में बांट दिया, और जब आप यहां से बच्चों शब्द को बनाते हैं, तो शब्द को बनाने के लिए वो शब्द या तो संधि से बनता है, या बच्चों वो समास से बनता है। क्योंकि शब्द क्या है? एक से अधिक वर्णों का मेल। समास जब दो से अधिक पद मिलके एक बनाते हैं शब्द, या ये बनता है बच्चों उपसर्ग से। उपसर्ग क्या है? जो शब्दों के पहले लगते हैं वह है उपसर्ग, और प्रत्यय क्या है बच्चों? जो शब्द के अंत में लगते हैं। आप संधि को लिख सकते हैं, संधि होगा आपका वर्णों का मेल। जब वर्ण के मेल होते हैं तो क्या बनते हैं? संधि। समास शब्दों का मेल। आपने समास की क्लास में देखा था कि समास होता क्या है। ये क्लास आपको मिल चुका है। यदि किसी बच्चे ने ना देखा हो तो जाकर आप समास की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। उपसर्ग शब्दांश। शब्दांश क्या होता है? शब्दों का अंश। मतलब एक ऐसा अंश जिसका अपना कोई प्रकृति नहीं है, जिसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं है, वो अपनी कोई सात्विक मीनिंग नहीं रखता है,
ना तो उसका कोई सात्विक मीनिंग है, ना उसका कोई शाब्दिक मीनिंग है। और प्रत्यय भी वही है, शब्दांश, शब्दों का अंश जिसका कोई अपना मीनिंग नहीं है। तो ये बच्चों संधि वर्णों का मेल है, समास शब्दों का मेल है, और उपसर्ग क्या है? ऐसे शब्दांश जिसका कोई अपना अर्थ नहीं है, लेकिन जिन शब्दों के साथ आता है तो ये अपने अर्थों को लेकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। ये क्या है बताते हैं आपको। प्रत्यय, वो भी शब्दांश। तो आज की क्लास जो आपकी होने वाली है वो होने वाली है पहले उपसर्ग की। समास आप पढ़ चुके हो, क्योंकि ये क्लास उपसर्ग की है, इसलिए हम लोग जो संधि और प्रत्यय की बात होगी उसको हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। लेकिन आज की क्लास आपकी होने वाली है वो होने वाली है उपसर्ग की, कि उपसर्ग क्या है, अब हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे। उपसर्ग जो होता है बच्चों, ये लगता है मूल शब्दों के पहले, मूल शब्दों के पहले, और ये लग सकता है मूल शब्दों के अंत में। उपसर्ग मूल शब्दों के पहले और प्रत्यय मूल शब्दों के अंत में। अब देखिए, अब हमें एनालाइज करना है इस उपसर्ग को कि ये उपसर्ग क्या होता है। बच्चों यहाँ तक की बातें आपको समझ आई होगी, तो अब ये उपसर्ग क्या है इसकी ओर चलते हैं और समझते हैं। सबसे पहले बच्चों, जैसे आपने देखा कि ये उपसर्ग की बात हुई, तो ये उपसर्ग क्या है? मूल शब्दों के पहले लगने वाला। तो ये जो मूल शब्द हैं माय डियर, ये क्या हैं, ये शब्दों के पहले कैसे लगते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। उपसर्ग मूल शब्दों के पहले लगने वाला। जैसे देखिए, मैंने यहाँ लिया एक तरह से कु, और हमने बनाया इससे कुमाता और बनाया कुपुत्र। इसका अर्थ है ये बना कु प्लस माता, ये बना कु प्लस पुत्र। आपने इसे कहा ये है कुमाता और ये है कुपुत्र। अब यहाँ देखिए, यदि इस कु को देखेंगे तो कु का अर्थ है जो बुरा हो या जो बुरी हो। सेम आप देखेंगे यहाँ कुपुत्र में जो बुरा हो। तो अब बताइए मुझे, कुमाता ऐसी माता जो बुरी हो, जो होती नहीं है, कुपुत्र ऐसा पुत्र जो बुरा हो। तो इसका जो मीनिंग है, आपने जो इससे नया बनाया है शब्द, इस दोनों का मीनिंग क्या है? एक समान है। मतलब इससे जो हमारा शब्द बना, कुमाता ऐसी माता जो बुरी हो, कुपुत्र ऐसा पुत्र जो बुरा हो, इसका अर्थ क्या है? ये दोनों जो आपका शब्द बना है, इसकी मीनिंग और आपके शब्दांश के साथ जो शब्द आए हैं, दोनों को मिलाने के बाद ये जो मीनिंग आई है, ये क्या है? सिमिलर है। इसका अर्थ है कि ये ऐसा शब्द है जो उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। अब यहीं एक और शब्द ले लिया गया, कुलीन। कुलीन, ये बना है कुलीन। अब देखिए, यदि हम बात करते हैं कुलीन की, तो कु का अर्थ फिर से जो बुरा हो या बुरी हो, लीन जो उसमें तल्लीन हो। तो क्या इसका अर्थ है कुलीन? यहाँ कुलीन का बच्चों जो अर्थ होता है, ये अर्थ होता है उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं उसे कहते हैं कुलीन, उच्च वर्ग के लोग। अब देखिए, क्या ये जो कुलीन शब्द बना हुआ है, क्या ये बना हुआ है आपके उपसर्ग से? आप देखेंगे कि सर जब हमने इसकी मीनिंग
शब्दांश की और शब्दों के मीनिंग को फाइंड करने की कोशिश की तो इसका मीनिंग अलग है। लेकिन कुलीन एक ऐसा शब्द है जिसका अपना पहले से मीनिंग ये रखता है, अर्थात ये है अपना रूढ़ शब्द। क्या है? रूढ़ शब्द। तो क्या हम इसे कहेंगे कि ये ऐसा शब्द है जो बना हो किससे? जो आपका बना हो उपसर्ग से? तो आपका आंसर होगा कि नहीं सर, ये जो ऐसा शब्द है जो उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। आप एक दो एग्जाम्पल की बात और करें। जैसे आप कहते हैं, आपने लिखा कुदरत, आपने लिखा कुमार, ये जो कुदरत है बच्चों, यहां देखिए, आपने यदि इसको मान लिया कि सर्ग ये कु और को उपसर्ग है, क्या इस मार का मीनिंग, इस दरत का मीनिंग, इसको पहले लिखिए, कुदरत, कुमार। समझेंगे इसको बच्चों? ये आपका है कुदरत और ये आपका है कुमार। तो क्या कुदरत और कुमार दोनों की मीनिंग इस शब्दांश के आधार पर आई हुई है? आपने कहा सर ये जो दोनों आपको कु दिख रहा है इसको हम कहते हैं बुरा, और बुरा दरत, बुरा मार, मतलब ये अपनी मीनिंग को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये ऐसे शब्द हैं जो उपसर्ग से बना हुआ नहीं है, और ये शब्द पहले से क्या है? ये पहले से जो है ये क्या है? रूढ़ शब्द हैं। तो इसका अर्थ है कि उपसर्ग से बना हुआ शब्द जो होगा उसमें उपसर्ग की मीनिंग, उस शब्दांश की मीनिंग और मूल शब्द के साथ जो आया हुआ है उसकी मीनिंग और उससे बनने वाले नए शब्दों की मीनिंग एक समान होती है, वो अलग नहीं होती। मैं एक एग्जाम्पल की बात और करता हूं बच्चों। यदि आप लिखते हैं दू, आपने बनाया दो, आपने बनाया इससे दो माता, आपने बनाया दुनिया, आपने बनाया दुकान। समझेंगे बच्चों? ये दो माता, द्वे मीन्स दो और माता मीन्स माता, मतलब जो दूसरी माता हो, जिसे आप कहते हैं सौतेली माँ। द्वि माता, दो माता, द्वि दूसरी माता माँ, दूसरी माँ और दो माता सौतेली माँ, दोनों की मीनिंग क्या है? एक समान है। इसका अर्थ क्या? ये जो बना हुआ है आपका शब्द, ये बना हुआ है उपसर्ग से। अब दूसरी बातों को जिक्र में लेते हैं तो है दुनिया, दुनिया, दो मीन्स दूसरी, निया मीन्स व्हाट। इसका अर्थ क्या है कि ये जो दुनिया है ये पहले से क्या है? रूढ़ शब्द है बच्चों। इसका अर्थ ये जो है इस उपसर्ग से बना हुआ नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो हमारा दुनिया है ये भी जो है उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। आप देख लो, दुकान की बात कर लो, दुकान, ये जो दुकान है बच्चों, दुकान, दुकान, दो मीन्स दो, कान मीन्स कान वाला, दो कान वाला क्या? नहीं, ये दुकान जो है ये अपनी स्पेसिफिक रखता है, एक ऐसा स्थान जहाँ से हम अपने ज़रूरत की चीज़ों को खरीदते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो दुकान है ये क्या है? ये रूढ़ शब्द है। बच्चों आप देख रहे हैं कि हम ऐसा नहीं है कि केवल दो को जोड़कर किसी शब्दों को बना देंगे और वो शब्द बन जाएगा उपसर्ग का, ऐसा
नहीं है। उपसर्ग से बना हुआ शब्द वो होगा जो शब्दांश और मूल शब्दों के मीनिंग और उससे बने हुए उपसर्ग वाले शब्दों के मीनिंग के समान होगा। ऐसे ही शब्द कहलाएंगे आपके उपसर्ग से बने हुए शब्द। जैसे एक एग्जाम्पल की ओर मैं और चलूंगा। जैसे आपने लिखा बच्चों औ, और आपने बनाया इससे शब्द औसत्य, अदृश्य, अकारण, आपने बनाया इससे अनोखा। समझिए, आपने कहा असत्य, अ मीन्स नहीं और सत्य मीन्स जो सत्य हो, इसे कहा आपने असत्य। अब समझिए इसके उपसर्ग की मीनिंग। अ नहीं सत्य, जो सत्य नहीं हो वही क्या है? असत्य। और असत्य कहते हैं किसको है? जो सत्य नहीं हो। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो शब्द बना है ये किससे बना है? ये आपका बना है उपसर्ग से। आप कहते हैं अदृश्य, दृश्य मीन्स दिखना, अ मीन्स नहीं। आपने कहा अदृश्य, जो हमें ना दिखे, जो अदृश्यता को दर्शाता हो। इसका अर्थ ये भी ऐसे शब्द हैं जो किससे बने हैं? जो आपके बने हैं उपसर्ग से। आप कहते हैं बच्चों अकारण, नहीं कारण, अकारण, बिना कारण के। फिर इसकी मीनिंग दोनों की मीनिंग क्या हो गई? सिमिलर। ये भी क्या है? बना हुआ शब्द उपसर्ग से। आपने एक लिखा अनोखा, अनोखा। अब अ जो नहीं हो क्या? नोखा। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या अपनी कोई मीनिंग ये रख रहा है? आप देखेंगे कि ये कोई मीनिंग नहीं रख रहा। और जब ये अपनी कोई मीनिंग नहीं रख रहा बच्चों, तो अब बताइए क्या ये उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं? नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो आपका शब्द है ये क्या है? आपका मूल रूढ़ शब्द। तो इसका अर्थ ये है कि हम इनको इस प्रकार एनालाइज कर सकते हैं उपसर्गों को। उपसर्ग क्या है? ऐसे शब्दांश जो शब्द के पहले लगते हैं, कैसे? शब्द के मूल शब्द के, और दोनों की मीनिंग शब्दांश और मूल शब्द के साथ बने हुए शब्दों की मीनिंग जो होती है वो क्या होती है? एक समान होती है। और ऐसे ही क्या होता है? वो उपसर्ग होता है। बच्चों आई होप कि आपको यहाँ तक की कहानी समझ आई होगी। आपको अगली क्लास मिलने वाली है प्रत्यय की। आप प्रत्यय में सीखेंगे चीज़ों को जैसे आपने उपसर्ग में सीखा। तो बच्चों चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।